हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर चल रहा है, उस पर बहुत ही ज़बरदस्त कि कौन सी शर्तें हैं। ईरान की अलग शर्त है और अमेरिका की अलग शर्तें हैं। इन सब पर बात करेंगे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं क्वेश्चंस, जैसे कि दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड जो शहर है, वायु प्रदूषित शहर, वो भारत का है, कौन सा है। इसके अलावा भी कई सारे सरकार ने फैसले लिए हैं इंपॉर्टेंट, वो सब चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आईक्यू एयर, उसकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 आई है। तो उसके अनुसार पीएम 2.5 के आधार पर कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है, सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड सिटी। आंसर क्या होगा? लोनी। लोनी कहां पर है? ये गाजियाबाद में। आप कहेंगे गाजियाबाद तो खुद ही एक शहर है। तो देखिए, गाजियाबाद भी ना, चूंकि अब विस्तार होता जा रहा है, तो उसके जो कस्बे हुआ करते थे अब वो भी एक सिटी बन रहे हैं। तो लोनी भी एक सिटी का दर्जा है। गाजियाबाद पूरा एक जिला हो गया, उसमें एक शहर भी है गाजियाबाद, और लोनी एक उसका भी सब सिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो ये न्यूज़ में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और दुनिया के जो, अगर हम देखेंगे कि टॉप 10 जो शहर हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, उनमें कौन कौन है, ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। लोनी है गाजियाबाद का, यानी उत्तर प्रदेश का। दूसरा है बर्नीहाट। बर्नीहाट जो है ना, वो नंबर 1 हुआ करता था पिछले साल की रिपोर्ट में। उसके बाद फिर दिल्ली का स्थान है। फिर इधर पाकिस्तान के फैसलाबाद का स्थान है। उसके बाद फिर रहीम यार खान पाकिस्तान का है। फिर गाजियाबाद का है, गाजियाबाद शहर का भी है, उसमें छठा स्थान है। बाकी आप देख रहे हैं। तो ये है पूरी की पूरी स्थिति। और इसमें आपको बताऊं, जो टॉप 20 जो सबसे प्रदूषित, वायु प्रदूषित जो शहर हैं, उनमें 9 भारतीय शहर हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वो आईक्यू एयर ने जारी किया है। हर साल जारी करता है। पिछली बार इस रिलेटेड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हैं। तो लोनी क्या है ना, वहां पर अगर पॉल्यूशन की स्थिति देखेंगे तो पीएम 2.5 जो पार्टिकुलर मैटर्स होता है, यानी 2.5 माइक्रोन का, तो 112.5 रहा है। बहुत भयानक स्थिति है, दुनिया में सबसे ज्यादा। हालांकि 2024 की जो रिपोर्ट थी ना, पिछले साल वाली, उसमें बर्नीहाट यानी मेघालय का, वहां तो 198.2 दर्ज किया गया था सालाना औसत। तो ये है पीएम 2.5 जो धूल कण है ना, वो क्या है? वो सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर पॉल्यूटेड माने जाते हैं। 2-3 तरह के होते हैं, उनमें 2 प्रमुख हैं जो डस्ट हैं उसमें। एक PM10 होता है, पार्टिकुलर मैटर्स 10, यानी 10 माइक्रोन का, यानी 1 घन मीटर में जो है ना, पार्टिकुलर मैटर्स कितने हैं माइक्रोन के। और दूसरा होता है PM2.5, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, बाल से भी 30 गुना छोटा। वो क्या है? वो सांस के माध्यम से फेफड़े और रक्त प्रवाह जो है ना, यानी नसों में ब्लड के माध्यम से वो पहुंच सकता है। और इसके स्रोत क्या है? जो वाहन का जो उत्सर्जन होता है, पॉल्यूशन होता है, औद्योगिक प्रदूषण है, बायोमास जलाना, कोयला आधारित जो ऊर्जा है, उन सब की वजह से होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट है, उसके अनुसार PM2.5 की अगर वार्षिक औसत सांद्रता अगर 5 माइक्रोन प्रति घन मीटर भी से अधिक है ना, तो यानी सेहत के लिए सही नहीं है। और यहाँ कहाँ है? 112। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार PM 2.5 के आधार पर वायु प्रदूषण में भारत किस स्थान पर है? कौन सा वह स्थान है? अब यहां पर सिटी की बात नहीं हो रही, पूरे कंट्री की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? उसका 6th स्थान है। और ये न्यूज़ भी आप देखेंगे द हिंदू में कि इंडिया 6th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने ये कहा है। भारत में जो है ना, वो PM2.5 जो बहुत सूक्ष्म है, जो हमें सांस के माध्यम से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनका सालाना औसत पूरे देश में 48.9 माइक्रोन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 48.9 माइक्रोन रहा है। थोड़ा और जूम कर देते हैं। ये है रिपोर्ट का कवर पेज, तो एक देख रहे हैं आप। तो टॉप 10 जो वायु प्रदूषित देश हैं, उसमें नंबर 1 है पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश। तीसरे पर देख रहे हैं आप ताजिकिस्तान है। चौथे पे चाड है। पांचवें पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। छठे पे भारत है। सातवें पे कुवैत। आठवें पे युगांडा है। 9th पे है मिस्र। और 10th पे है उज्बेकिस्तान। ठीक है, हालांकि अगर हम देखेंगे पिछले साल की तुलना में,
तो उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इस साल तो 48.9 माइक्रोन प्रति घन मीटर रहा है। ओके, और दुनिया में छठे स्थान पर रहा है। अब आप कहेंगे कि जब हम इतनी बात बता रहे हैं तो फिर जो सरकार की योजना है, सरकार की जो पहल है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, उसकी क्या है पॉल्यूशन? तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम सरकार का है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी NCAP कहते हैं उसको। ये भारत सरकार ने जनवरी 2019 में शुरू किया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हिंदी में कहेंगे इसको। उद्देश्य ये कि बढ़ते हुए जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करना। और ये लॉन्ग टर्म और नेशनल स्तर पर ये पूरी रणनीति है। उद्देश्य ये है कि PM10 और PM2.5 माइक्रोन वाले जो है ना, उनका स्तर में कमी करना। ठीक है, तो अब 2017 के आधार के बेस के तहत ये है कि हम 40% तक कम करेंगे 2026 में। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट ये बात। अच्छा, किसने ये रिपोर्ट जारी की है? IQ एयर ने जारी की है, और ये रिपोर्ट ये रही। इसका क्या काम है? ये स्वच्छ हवा के लिए स्विस आधारित, स्विट्जरलैंड से बेस्ड कहिए, वो एक तकनीकी कंपनी है जो एयर प्यूरिफायर, एयर क्वालिटी मॉनिटर, रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा ये सब प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर PM2.5 के आधार पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर इनमें से कौन सा है? राजधानी शहर की बात हो रही है, आंसर होगा न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली जो रीजनल कैपिटल सिटीज की बात करेंगे तो वो लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड। यहाँ पर क्या बात हो रही है? अब कैपिटल की बात हो रही है, राजधानी की बात हो रही है। तो ये न्यू दिल्ली, और वहाँ पर जो साल का एवरेज रहा है प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वो 82.2 माइक्रोन प्रति घन मीटर रही है। ठीक है, तो ये है। उसका दूसरे स्थान पर ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी। तीसरे पर दुशांबे है, ताजिकिस्तान की राजधानी। फिर चौथे पर चाड की राजधानी है। फिर आगे आप लिस्ट देख रहे हैं। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। दिल्ली जो है ना, वो सबसे प्रदूषित राजधानी है, कमाल की बात है। तो मतलब उस पर कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर कोशिशें तो की गई हैं प्रदूषण कम होने की, लेकिन जब सर्दियों का वक्त आता है, उस वक्त जो पॉल्यूशन होता है, जब हवाओं का रुख ठहर जाता है, तब जो पॉल्यूशन होता है वो भयानक प्रदूषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखते हैं, जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड कंटेंट। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक ऑफर आज ही के लिए है, सिर्फ फ्लैश सेल है। मात्र 99 में ये बेसिक मेंबरशिप करंट फोर्स का कोर्स है वो मिल रहा है, और ISPCS वाला मात्र 199 में है। आज ही के लिए है। हालांकि मैं, चूंकि देर से वीडियो देख रहे हैं आप, तो एक दिन के लिए और मैं बढ़वा दूंगा, कोशिश ये करूंगा मैनेजमेंट से कह के। तो ये है, आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं, बस एक दिन का मामला है। आप ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। और इसमें क्या मिलता है आपको? PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ, मतलब करंट फोर्स का एक पूरा एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको, ताकि आप शानदार तैयारी कर सकें वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए। और हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस खूब टकराते हैं, चाहे UPSC हो या BPSC हो, UPPCS हो। रेलवे के तो गजब हुए थे, ग्रुप D में तो 20 के 20 क्वेश्चन सीधे टकरा रहे थे, बच्चे ही कह रहे थे, और तमाम एग्जामिनेशंस में। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप, एक दिन का मामला है, और उसका प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वही, कि पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व या कहें मिडिल ईस्ट, एक्चुअल में ये वेस्ट एशिया है, जो जहाँ पर ये युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको अमेरिका और यूरोप के लोग ना उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन यह होगा कि वेस्ट एशिया जो युद्ध चल रहा है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं? आंसर क्या होगा इसका? आपको पता होगा, केवल पाकिस्तान, लेकिन नहीं, मिस्र भी है और तुर्की भी है, सब लगे हुए हैं। पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा है। पाकिस्तान की चर्चा हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी है, और बदमाश पड़ोसी है, और आतंकवाद पैदा करता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने 9/11 के बाद और कई मौक़ों पर हमने एक तरह से उसको मतलब दुनिया के लिए खतरनाक देश के मतलब कोशिशें की हम लोगों ने कि वो इस तरह के उभरे, और उसको दुनिया में उसको उतनी प्रतिष्ठा ना मिले। लेकिन आज वो
सबसे ज़्यादा चर्चित देश देखने को मिल रहा है वो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है, साथ में मिस्र और तुर्की ये भी मीडिएशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार मैप के जरिए चलते हैं। प्यारा भारत है और ये है पश्चिम एशिया। यहाँ ईरान हो गया, इधर ये इजराइल है और अमेरिका तो अलग अलग देशों में बैठा ही हुआ है। ठीक है, और उसकी नौसेना यहाँ से पीछे हटके इस तरफ इस इलाके में इस वक्त नौसेना अमेरिका की मौजूद है। यहाँ नहीं है, यहाँ से भाग गए हैं सब। और यहाँ भी जो तमाम रडार्स हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के बहुत सारे हथियार अब कम पड़ने लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ है, अब बातचीत की बात आई है। 24वां दिन जब पूरा हुआ उसी के साथ ही ट्रंप ने संकेत दी कि हम बातचीत करने वाले हैं, और आज तो 28वां 29वां दिन है। तो अब क्या है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है, जबकि मिस्र और तुर्की वो भी बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ओके, लेकिन मामला ये है कि अमेरिका ने युद्ध विराम या फिर कह दिया कि वॉर हम लड़ेंगे। मतलब ये तो चाहते हैं कि वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनको दिक्कत हो रही है, अब इनके अमेरिका में प्रॉब्लम हो रही है, इनको जनता जो है पसंद नहीं कर रही है इनके जो युद्ध की जो नीति रही है उसको लेकर। तो अब अमेरिका जो है ना युद्ध विराम करवाना चाहता है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है। अमेरिका ने 15 शर्तें रखी हैं ट्रंप ने, जिसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। और इस बीच क्या हुआ, शुरुआत में तो ईरान ने ये कहा कि नहीं नहीं हम तो बात करेंगे नहीं, हम तो युद्ध लड़ेंगे। अभी भी हमला चल रहा है, लगातार चल रहा है। ठीक है, इस बीच खबर आई थी कि F-15 उसको मार गिराने की खबर आई थी ईरान के द्वारा फिर से। इस बीच क्या हुआ है कि ईरान ने 5 शर्तें रख दी हैं, और उस शर्त से अमेरिका जो है ना वो थोड़ा बौखला सा गया है। और व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है और कहा है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध समझौते को स्वीकार कर लिया जाए। अगर अस्वीकार करता है ईरान उनके 15 पॉइंट के जो समझौते हैं, जो प्रस्ताव हैं, शर्तें हैं, उन सबको, तो ठीक है स्वीकार कर ले। नहीं करता है तो फिर कहीं अधिक करारा झटका देंगे। हालांकि इस बीच में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनका नाम है अब्बास अराघाची, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो प्रस्ताव है ना वो किसी बात करने लायक ही नहीं है, हम बातचीत का इरादा रखते ही नहीं है। हम सबसे पहले हमारी जो नीति है वो प्रतिरोध करने की है, जो हम पर हमला हुआ है उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। और सरकारी टीवी पर जो ईरान का है वहाँ पर अराघाची ने ये भी कहा कि अमेरिका के द्वारा अभी बातचीत जो है ना वो स्वीकार करना एक तरह से अमेरिका की हार जो है ना वो स्वीकार कर रही है। लेकिन इस बीच में अराघाची यानी ईरान ने अपने पुष्टि की है कि अपनी शर्तों पर हम युद्ध का अंत चाहेंगे, और ऐसी शर्तें होंगी जो दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ईरान की जो 5 प्रमुख शर्तें हैं वो क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या है, 5 जो शर्त हैं ईरान की, उसमें ये है कि ईरान के खिलाफ जो है ना हमले और टारगेटेड किलिंग जो उनके टॉप लीडरशिप पर हुई है वो नहीं की जाएंगी, पुरजोर रोक होगा। भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी दी जाए, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, सभी मोर्चों पर संघर्ष को पूर्ण अंत हो, हरमुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। मतलब ये हरमुज स्ट्रेट की अगर बात कर रहे हैं, उसका ये कहना है ईरान का कि भाई ये जो तमाम जो जहाज गुजरते हैं वो मेरी टेरिटरी से गुजरते हैं, हम तो चुंगी लेंगे, हम तो टैक्स लेना चाह रहे हैं, और ये इलाका ये मेरा है, ये हम चाहेंगे कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये है, इससे ट्रंप जो है ना बौखला गए हैं। अच्छा, इससे पहले ट्रंप ने क्या शर्तें रखी थी, उसमें ये शर्त थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक हो जाएगी, परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी होगी। हालांकि जो शुरुआती बातचीत हो रही थी ना अमेरिका की जो ओमान के साथ, ओमान उसमें शुरुआत में युद्ध से पहले ओमान जो है ना मीडिएशन का काम कर रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में, साथ में इजराइल के बीच में भी। ठीक है, उस समय ये सब बात हो गई थी ज़्यादातर कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रखेंगे हम। दूसरी बात यह है कि परमाणु संवर्धन को की जो क्षमता है उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, और जो भी स्टॉक है इनरिच किया हुआ परमाणु यूरेनियम है वो IAEA उसको सौंप दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम उसको सख्त
नियंत्रण और कटौती करनी होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलना होगा, वैश्विक शिपिंग जो है ना उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सभी न्यूक्लियर साइट्स पर पूरी तरह से और बिना शर्त पहुंच की अनुमति होगी। प्रमुख जो परमाणु ठिकाने हैं जैसे नतांजा, फोर्डो, इस्फहान, उसको सीमित रखना है या ख़त्म कर देना है। हिजबुल्ला यानी जो इनके प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ईरान के, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला को ईरान सपोर्ट करता है और जब से युद्ध हुआ है तो हिजबुल्ला हमला करता है इसराइल पर। तो हिजबुल्ला और अन्य जो मिलिशिया संगठन है उसका समर्थन बंद करे ईरान। क्षेत्र में जो सैन्य गतिविधि है, हमले हैं, उसको कम करना, एक तय समय के लिए सीज फायर लागू करना ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, भविष्य में युद्ध ना हो इसके लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना, समुद्री और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको सुनिश्चित करना, ईरान की जो मिसाइल रेंज है और इस्तेमाल है उसको केवल आत्मरक्षा के लिए सीमित करना। जो अभी जो उस मिसाइल लगातार दाग रहा है ईरान, उससे बड़ा परेशान है अमेरिका और इसराइल। ठीक है, इसी वजह से। और क्या है जो शर्तें हैं इन्होंने रखी हैं उसमें कि बदले में ईरान पे जो लगे हुए जितने आर्थिक प्रतिबंध हैं उसको चरणबद्ध मतलब स्टेज वाइज वो खत्म कर दिए जाएंगे। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और ऊर्जा सेक्टर में अगर उनको जरूरत चाहिए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम देंगे, हम वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे आपके लिए बिजली और हम निगरानी रखेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। मिडिल ईस्ट में स्थिरता और शांति के लिए लंबी अवधि का रोड मैप लागू होगा। लेकिन इसको खारिज कर दिया किसने? ईरान ने। ठीक है, ईरान का ये कहना है कि भाई ये हम नहीं मानेंगे, हमारी शर्त पे आओ क्योंकि आप परेशान हो, हम परेशान नहीं हैं। पता है इनके यहाँ तो 2000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, ये लोग तो मरने के लिए उतारू हैं कि हाँ हम मर जाएंगे लेकिन दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। अब नतीजा ये हो रहा है कि अभी आप देखेंगे कुछ डेटा था वो अभी पेश नहीं हो पाया है। द हिंदू ने डेटा जारी किया कि जो मिसाइलों की लॉन्चिंग होती थी ना शुरुआती दौर में हुई थी, यानी 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ है, फिर 1, 2, 3, उस समय 3-4 तारीख तक बहुत तेजी से ईरान जो है ना मिसाइलें दाग रहा था, बहुत बहुत मिसाइलें, 100 मिसाइलें दाग रहा था। ओके, इसका ड्रोन बहुत सारे दाग रहा था, मतलब एक एक दिन में तो 600 800 हो जा रहे थे। अब संख्या कम हो गई है, ईरान के द्वारा जो मिसाइलें छोड़ी जा रही है वो 10% रह गई है। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ जितने भी जो अमेरिका के द्वारा या फिर अमेरिका के सहयोग से थार्ड और पैट्रियट जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको तैनात किया गया था, यानी इंटरसेप्टर जो मिसाइल है उसको तैनात किया गया था। तो ईरान ने क्या किया, सबके रडार नष्ट कर दिए हैं। ओके, कुछ रडार मंगवाए गए हैं, अब जापान से मंगवा रहा है अमेरिका, साउथ कोरिया से मंगवा रहा है, जहाँ जहाँ से हो रहा है वहाँ वहाँ से मंगवा के यहाँ इंस्टॉल कर रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, अच्छा इसराइल का भी यही हाल है। ऐसे में क्या हो रहा है कि ये कुछ ही मिसाइल भेजता है लेकिन वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके यहाँ भी नुकसान हो रहा है, इनके यहाँ तो डिफेंस सिस्टम एक्चुअल में पूरी तरह से चरमरा गया है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो। लेकिन ये भी है कलाकार, ये क्या कर रहे हैं, जो जहाज हैं जैसे F-35 उसको एक को मारा, ओके, इसके बाद F-16 को मारने की कोशिश की, F-15 को मारने की कोशिश की, और वो सब क्या किया पुराने तरीके से, आज से 50 साल पुराने जो गर्मी हीट सीकिंग जो चीज़ें हैं उसको देखकर उससे निशाना लगाया गया। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी स्थिति। अभी पाकिस्तान जो है ना मीडिएशन का काम कर रहा है। जो इनके 15 सूत्रीय जो इनके शर्तें थी वो ईरान तक पहुंचाने का काम पाकिस्तान ने किया था, और बातचीत करने का काम बीच में तुर्की और मिस्र वो भी शामिल है, उसके विदेश मंत्री भी शामिल है, उन सब ने किया है। अब यहाँ पर भारत को लेकर थोड़ी कटाक्ष की जा रही है कि आखिर भारत क्यों नहीं कर पाया। तो देखिए सीधी बात है कि ये तो शुरू हो रहा था और उसके पहले 1-2 दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इजराइल पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल इजराइल के साथ हैं। ठीक है, ईरान का नाम नहीं लिया था उन्होंने उस दौरान, लेकिन कहा था कि इजराइल के साथ हैं। लेकिन तनाव बहुत चरम पर था। भारत के जो विपक्षी लीडर्स हैं, नेता हैं, उन सब ने कहा था कि अभी इजराइल जाने का सही वक्त नहीं है, अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो गए, वहाँ की संसद में गए और उनको एक मेडल भी पहनाया गया जो आज तक किसी को नहीं दिया गया था, एक खास मेडल जो इन्हीं के लिए शायद बनाया गया था।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया मेडल वहाँ की संसद के द्वारा। और जैसे ही वो वापस लौटे हैं 1-2 दिन में हमला सीधा इनने क्या किया, यहाँ के सुप्रीम लीडर को मार डाला था। और उसके बाद बहुत लंबे समय तक सुप्रीम लीडर की जो हत्या हुई है उसको, उसकी जो है ना वो, मतलब उसको ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है भारत में ऑफिशियली। बाद में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज वहाज निकलने बंद हो गए तब फिर बातचीत शुरू हुई ईरान से, डिप्लोमेटिक बातचीत हुई, फिर भारतीय प्रधानमंत्री ने वहाँ के राष्ट्रपति से भी बातचीत की है। अब जहाज वहाज कुछ आने दे रहे हैं वो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है वर्तमान में जो वॉर की देख रहे हैं आप। अभी वॉर लगता है चलेगा, ठीक है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या परमाणु युद्ध भी हो सकता है। उम्मीद कम है इस तरह के पहुंचने की। दरअसल ईरान के का इतना नुकसान हुआ है कि वो अपना बदला लेना चाह रहा है। और दिक्कत ये है ना कि अमेरिका जो है इतनी जल्दी इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं बना पा रहा है। तो अब क्या है कि देखा ये जा रहा है, जो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ईरान के जब अगर 10 मिसाइलें आ रही हैं, ठीक है, तो इंटरसेप्टर ये देखता है कि अच्छा कहाँ पर गिर रहा है, अच्छा ऐसा है कि ये जो है वो किसी स्टेडियम पे गिर रहा है, और एक मिसाइल जो गिर रहा है वो डिफेंस सिस्टम है जहाँ पर लगा हुआ है, हथियार रखे हो वहाँ पर गिर रहा है। तो वो करता है कि ठीक है चलो डिफेंस वाले को बचा दो, स्टेडियम को जाने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अब स्थिति हो गई है कि हम चुन चुन के ये लोग अपना बचाव कर रहे हैं। इनको तो बर्बादी हो ही रही है, इनको तो किसी भी मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है ईरान के पास, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन अब नुकसान इधर भी बहुत हो रहा है। अब देखते हैं कहां तक जाता है पूरा मसला युद्ध का, ठीक है। इधर रूस, उसको बहुत फायदे हुए हैं, जबरदस्त उसके ऑयल की बिक्री हुई है शानदार ढंग से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री पहुंचे हैं? कहां पहुंचे हैं? आंसर होगा फ्रांस में। तो फ्रांस में G7 उसकी मीटिंग वो चल रही है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इस शक्तिशाली गुट के वर्तमान जो अध्यक्ष है फ्रांस, तो उसने एक भागीदार देश के रूप में भारत को आमंत्रित किया। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे हिस्सा लेने के लिए। 26-27 की मार्च को ये मुलाकात है, ये मीटिंग है। और इस मीटिंग में जो मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया का है उस पर जो संकट आया हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, उस पर चर्चा होनी है। और विशेष ध्यान भी दिया जाएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरूमध्य है, वहाँ पर इंटरनेशनल जो जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं उसके लिए खुला हुआ है, व्यापार के लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो एक अलग से सेशन भी रखा गया है कि G7 में कि हम इस पर बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट को लेकर जो तमाम दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक कार्यक्रम को से निपटने को लेकर भी एक चर्चा उस पर भी हो रही है। ओके, G7 क्या है? G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, दुनिया के जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनका एक समूह है। ये एक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल संगठन है, मतलब फॉर्मल संगठन नहीं है। फॉर्मल संगठन होता है तो उसका पूरा दस्तावेज होता है, उस क्या करना है नहीं करना वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, चार्टर होते हैं। ये इनफॉर्मल ये संगठन है। इसको जो मेंबर कंट्री है वो यूएसए है, यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा है। स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। उस समय इसकी शुरुआत की गई थी, तब ये G6 हुआ करता था। उद्देश्य यही था, उस समय ऑयल क्राइसिस हुई थी, जैसे अभी ऑयल क्राइसिस चल रही है ना, 1973 की बात है। तो उसके बाद आर्थिक सहयोग को लेकर ये बना था। फिर 1976 में कनाडा जुड़ गया तो G7 बन गया। फिर 1998 में रशिया जुड़ गया तो G8 बन गया। फिर 2014 में 2012 में रूस को इससे निकाल दिया गया, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, उसका अधिग्रहण कर लिया था। क्रीमिया जो था ना वो यूक्रेन का हिस्सा था, 2014 की ही बात है। ओके, तो उसके बाद इसको G7 से बाहर कर दिया गया था। तो अभी मतलब G8 था उस समय, रशिया को बाहर किया गया तो G7 बन गया। ओके, मुख्य काम क्या है? जो इकोनॉमिक जो नीतियां हैं उसको लेकर, जलवायु परिवर्तन, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, इन सब को लेकर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए जलवायु प्रतिबद्धताओं से संबंधित जो नए राष्ट्रीय
स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी, उसके अनुसार मुख्य प्रश्न यहां से शुरू होता है कि 2035 में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता का नया लक्ष्य क्या है। मतलब जो जीवाश्म ईंधन के बिना जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं यानी नॉन फॉसिल फ्यूल या कहें रिन्यूएबल एनर्जी, उसको अपनी टोटल स्थापित क्षमता का कितना करना है, हमने ये टारगेट तय किया है। क्या होगा इसका आंसर? 60% 2035 तक हमें करना है। ठीक है, तो ये करना होता है सरकारों को कि नेशनली डिटर्मिनेटेड कंट्रीब्यूशंस, ये हर सरकार को देना होता है, अपडेट करना होता है। तो अभी अपडेट करना था। ये जो है ना स्वैच्छिक लक्ष्य होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो उसके तहत होते हैं। जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था ना, उसके तहत ये था कि सबको अपना बताना होगा कि हम कितना कितना जो है ना वो प्रदूषण कंट्रोल करने में अपनी योगदान देंगे। ठीक है, तो इसमें यही न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में यानी पावर क्षेत्र में क्या है, नया लक्ष्य तय कर दिया गया है। 2035 तक हम 60% इंस्टॉल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल की होगी। ओके, पहले जो तय था लक्ष्य वो 2030 तक 50% का लक्ष्य तय था, लेकिन उसको हम लोगों ने पहले 2025 में ही उसको अचीवमेंट कर लिया था कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम बिजली बना रहे हैं। टोटल कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा है अभी हम, यानी हम इस वक्त सोलर, विंड और दूसरे जो गैर जीवाश्म ईंधन है जैसे न्यूक्लियर है, उन सब से बिजली बना रहे हैं और 52% तक हम लोगों ने कर लिया है लक्ष्य। ठीक है, तो जल्दी प्राप्त कर लिया, इसलिए अब जो टारगेट किया गया वो 60% का किया गया है ये टारगेट। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे उत्सर्जन तीव्रता यानी एमिशन इंटेंसिटी, उसका भी नया लक्ष्य तय कर दिया गया है कि 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक हम 47% तक की कमी करेंगे हम उत्सर्जन में। ठीक है, और जीडीपी के प्रति यूनिट पर कम कार्बन उत्सर्जन हम करेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं। पहले ये लक्ष्य 2030 तक 44% करने का था, अब जो है ना वो 47% कर दिया गया है कि हम 2035 तक ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और कैसे प्राप्त करेंगे, तो वन लगाएंगे, वनों का विस्तार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, कृषि वानिकी करेंगे यानी एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, ये सब चीज़ें। एक और डेटा है कार्बन सिंक का, हालांकि इसको मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात कि भारत ने अपने लक्ष्य को बदला है। बहुत सारे लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो उसको कंट्रोल करने के लिए जो लक्ष्य थे वो हमने पहले ही अचीव कर लिए हैं, इसलिए फिर से अपडेट कर रहा है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन, भारत का अपडेटेड कार्बन सिंक लक्ष्य 2035 क्या है? आंसर होगा 3.5 से लेकर 4 अरब टन का। ठीक है, कार्बन सिंक का मतलब क्या हुआ, मतलब कि CO2 जो है ना यानी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अवशोषित होने की जो प्रणाली है वो, तो उसी के अनुसार ये लक्ष्य जो है ना वो रखा गया। पहले 2030 तक का जो था 2.5 से 3 अरब टन था, अब 3.5 से 4 अरब टन ये कर दिया गया है बेहतर ढंग से। ओके, तो मतलब क्या हो कि हम पर्यावरण में हमारा जो इकोसिस्टम है, मतलब हम जितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसकी तुलना में हमारे पेड़ पौधे, पानी, समंदर, ये सब जो है ना वो कार्बन सोखने का कितना काम कर रहा है नेचुरल ढंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 मार्च को, और इसकी जो थीम है वो आज का अवलोकन कल की सुरक्षा है, ये है थीम इसकी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, एक्चुअल में ये 8वां प्रश्न था। 9th प्रश्न ये है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है जहां से 7 साल के बाद चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से करने का फैसला हुआ? आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये लिपुलेख पास है। तो कई बार सवाल आते हैं जो पासेस हैं, अलग अलग दर्रा है, उन सब से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में। चूंकि ये चर्चा में है तो इसलिए इसको याद रखिएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। ये एक तो ये भारत हो गया, इधर ये चाइना हो गया, यहाँ पर ये उत्तराखंड है, ये वाला जो हिस्सा है वो, और यहीं पर इस क्षेत्र में ये, ठीक है, यहीं पर
अब पिथौरागढ़ जिले में स्थित है लिपुलेख दर्रा या लिपुलेख पास। ये बहुत मतलब हिमालय के पर्वतीय दर्रा है। दर्रा का या पास का मतलब क्या हुआ? देखिए आमतौर पे क्या पहाड़ है तो उसको पार करना बड़ा मुश्किल है, तो दो पहाड़ों के बीच में रास्ता जो बना हुआ है नेचुरल ढंग से, जो पास है, जो दर्रा है मतलब आपके जाने के लिए, उसी को कहते हैं हम दर्रा पास। ओके, तो इसके माध्यम से क्या है ना, भारत और चीन के बीच में व्यापार पहले खूब होता था। लेकिन 2020 में जो एक तो कोविड-19 आया, उसके बाद जो गलवान की घटना हुई थी, अ, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और चीन के सैनिक जो मारे गए थे, तो उसी के बाद से इस पर प्रतिबंध लग गया था कि हम इसका यूज नहीं करने न करेंगे ना करने देंगे। अब सरकार ने फैसला किया है कि अब इसको खोल दिया जाए और व्यापार दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा, वहाँ के राज्यों का भी ग्रोथ होगा ये। ठीक है, अभी हम लोग कई सी चीज़ें कर रहे हैं चीन को लेकर। हमने चीन को लेकर जो एफडीआई थे था यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो वहाँ से आता था, उस पर बहुत सख्ती की हुई थी कि सरकार की परमिशन से ही होगा। अब उसमें छूट दी है। अब एक और छूट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, एक फिल्म तो आ रही थी वो गलवान को लेकर, सलमान खान की, उसका तो नाम ही बदल दिया, मातृभूमि वगैरह कर दिया गया है। ठीक है, तो चीन के साथ अब हम धीरे धीरे भारत जो है ना वो ज़्यादा कनेक्ट होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मॉरिशस के 58th जो नेशनल डे था उसमें किस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया है, तो आईएनएस त्रिकंद। ठीक है, तो मॉरिशस पहुंचा 58th जो नेशनल डे था उसी के दौरान। ओके, तो वहाँ जो है ना मार्चिंग कंटीजेंट, वो जो नेवल बैंड और हेलीकॉप्टर चैंप डे मार्च नेशनल डे परेड, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया समुद्र में ही। तो इसका उद्देश्य यही था कि हम मतलब जो भारत और मॉरिशस है वो हिंद महासागर में जो द्वीपीय देश है मॉरिशस, तो दोनों के बीच में जो है ना नेवल और बाकी चीज़ों पे भी सक्रियता और बढ़े। ओके, तो आईएनएस त्रिकंत जो है ना वो भारतीय सेना में तलवार कैटेगरी का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और एक दिन के लिए फ्लैश ऑफर आया है, सेल आया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हो सकता है कल ये ऑफर खत्म हो जाए, या कल तक शायद रह सकता है ऑफर। तो कल रात के बाद, यानी कल का मतलब आप ऐसा मत समझ लेना, कल मतलब 27 तारीख। ओके, बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा ये करंट अफेयर्स जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।